भारत के इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने आस्था, फेथ की आड़ में एक ऐसा पावरफुल साम्राज्य खड़ा किया जो लगता था कि कभी गिरेगा ही नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक शॉकिंग क्राइम ने एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन के पूरे साम्राज्य को, आप कह सकते हैं, ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। देखिए, हर बड़े साम्राज्य के पतन की ना कोई शुरुआत तो होती ही है। और आसाराम के लिए ये शुरुआत किसी बड़ी साजिश या विद्रोह से नहीं हुई। नहीं, बल्कि एक मामूली से फोन कॉल से हुई। सोचिए, एक ऐसी कॉल जिसने इंडिया के सबसे पावरफुल धर्म गुरुओं में से एक के अंत की कहानी लिखना शुरू कर दिया। तो तारीख थी 20 अगस्त 2013, जगह जोधपुर। आईपीएस ऑफिसर अजय लांबा अपने ऑफिस में थे। तभी दिल्ली से एक रिपोर्टर का फोन आता है, और रिपोर्टर ने जो बताया उसने लांबा के होश उड़ा दिए। फोन पर बस इतना कहा गया, एफआईआर में आरोप है कि आसाराम बापू ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया है। ये इल्जाम उस आदमी पर था जिसके दरबार में देश के बड़े बड़े नेता आशीर्वाद के लिए लाइन लगाते थे। जरा सोचिए। तो सवाल यही उठता है ना, कि लाखों फॉलोअर्स, इतने पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शन वाला ये आदमी आखिर इस घिनौने अपराध के कटघरे तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? इस पतन को समझने के लिए ना हमें पहले उसके उदय की कहानी को जानना होगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक आम सा लड़का आसुमल भगवान आसाराम बापू बन गया। कहानी शुरू होती है 1941 में, पाकिस्तान के बैरनी गांव से। यहीं जन्म हुआ था आसुमल सिरुमलानी का। फिर हुआ बंटवारा, और दर्द के उस दौर में परिवार सब कुछ पीछे छोड़कर अहमदाबाद आ गया। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जब वो सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता की मौत हो गई। स्कूल छूटना ही था। और फिर 23 साल की उम्र में उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपनी पत्नी और घर-बार सब छोड़कर एक तपस्वी की जिंदगी जीने निकल पड़ा। अब यहाँ पे कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। आसुमल की लाइफ की ना दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक तरफ है उसकी ऑफिशियल बायोग्राफी, जो उसे एक बहुत ही पवित्र आध्यात्मिक इंसान बताती है, और दूसरी तरफ है पुलिस और जर्नलिस्ट्स के रिकॉर्ड्स, जो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अजमेर में तांगा चलाता था, 1959 में एक मर्डर केस में आरोपी भी बना, और तो और ये भी कहा जाता है कि उसे उसके गुरु ने ही आश्रम से निकाल दिया था। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे अपनी इसी आध्यात्मिक इमेज को इस्तेमाल करके आसाराम ने आस्था और असर का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। एक ऐसा साम्राज्य जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। और ये एम्पायर छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, एक छोटी सी झोपड़ी से शुरुआत की थी और भारत और विदेशों में 400 से भी ज्यादा आश्रमों का एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। 400! ये नंबर ही अपने आप में हैरान करने वाला है। तो सवाल है, वो इतना पॉपुलर हुआ कैसे? उसका फॉर्मूला ना बहुत सिंपल था। वो आम लोगों को वही दे रहा था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। मुफ्त खाना, रहने की जगह और जाति पात के भेदभाव से मुक्ति का एक एहसास। खासकर गुजरात की जो बढ़ती हुई धार्मिक मिडिल क्लास थी, उनके लिए तो वो एक स्पिरिचुअल आइकन बन गया। और हाँ, उस दौर में जब हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ रही थी, आसाराम ने उस लहर का भी पूरा फायदा उठाया और अपनी पहुंच को कई गुना बढ़ा लिया। और ये है उसकी असली ताकत। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, दिग्विजय सिंह, आप नाम लीजिए, हर बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता उसके पास आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। और बस इसी वजह से उसे लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। तो चलिए अब वापस चलते हैं 2013 की उसी रात में, जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये वो केस था जिसने आसाराम के अभेद्य यानी अनशेकेबल लगने वाले साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी। देखते हैं कि आखिर उस रात बंद दरवाजों के पीछे हुआ क्या था। पीड़िता ने अपनी गवाही में जो बताया वो बहुत ही डरावना है। उसे बीमारी के इलाज के बहाने आसाराम के पास लाया गया था, और आसाराम ने उससे कहा, मुझे तुम्हारे अंदर एक राक्षस दिख रहा है और मैं उस राक्षस को बाहर निकालूंगा। ये सब एक सोची समझी चाल थी। लड़की के माता पिता को कहा गया कि वो झोपड़ी के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ें, और अंदर आसाराम उस 16 साल की लड़की का अकेले में इलाज कर रहा था। ये कोई भरोसा नहीं था, ये एक जाल था। और उस भयानक वारदात के फौरन बाद आसाराम ने उस लड़की को सीधे सीधे धमकी दी, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा।
ये धमकी उसकी आवाज बंद करने के लिए थी। अब जब आसाराम ने नोटिस को नजरअंदाज किया और पेश नहीं हुआ, तो पुलिस ने एक हाई स्टेक ऑपरेशन शुरू किया। 5 टॉप ऑफिसर्स और 10 कमांडोज की एक टीम बनाई गई। ये टीम इंदौर से लेकर भोपाल तक उसकी हर एक हरकत को ट्रैक कर रही थी। बिल्कुल एक बिल्ली चूहे का खेल चल रहा था, जो आखिर में इंदौर आश्रम में उसकी एक ड्रामेटिक गिरफ्तारी पर जाकर खत्म हुआ। गिरफ्तारी के बाद का सीन तो और भी ज्यादा नाटकीय था। जरा सोचिए, पुलिस उसे फ्लाइट से जोधपुर ले जा रही है और आसाराम के 50 से भी ज्यादा भक्त उसी प्लेन की टिकट बुक कर लेते हैं और पूरी फ्लाइट में उसके सपोर्ट में नारे लगाते रहते हैं। ये दिखाता है कि उसके फॉलोअर्स किस हद तक कट्टर थे। तो अब बात करते हैं उस मुश्किल लड़ाई की, उस भारी दबाव और धमकियों की जिसका सामना पुलिस, गवाहों और पूरे के पूरे जस्टिस सिस्टम को करना पड़ा। सच कहूं तो इंसाफ का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। बस ये एक नंबर देखिए, 7। पूरे ट्रायल के दौरान कुल 7 गवाहों पर जानलेवा हमले हुए, सिर्फ इसलिए ताकि इस केस को पटरी से उतारा जा सके। आसाराम के भक्तों ने इंसाफ को रोकने के लिए सच में हर हद पार कर दी। गवाहों पर एसिड अटैक हुए, गोलियां चलाई गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक गवाह तो रहस्यमय तरीके से गायब ही हो गया। जो ऑफिसर जांच कर रहे थे उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी में बम रखने की धमकियां दी गईं। और हाँ, पर्दे के पीछे से वो पॉलिटिकल प्रेशर तो था ही, जो हमेशा से आसाराम की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इन सब मुश्किलों और धमकियों के बावजूद 25 अप्रैल 2018 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आसाराम को दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा हुई। और बाद में एक और रेप केस में भी उसे उम्र कैद की ही सजा मिली। तो आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब पावर इतनी ज्यादा हो जाए कि वो एब्सोल्यूट लगने लगे, तो क्या फिर भी इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? आसाराम की कहानी शायद इसी सवाल का एक जवाब है। ये एक सबूत है कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हिम्मत और कानून के अटूट इरादे के सामने हर बड़ा से बड़ा साम्राज्य भी एक दिन ढह ही जाता है।